हुआ है नहीं। ठीक है, सी सेट ये है, सी सेट वो है, कहानी से कुछ है नहीं ज्यादा। चलिए, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। यस सर। ये तो हम लोग जो है पहले एक बेसिक क्वेश्चन है, देन उसके बाद उसका क्वेश्चन है। यूपीएससी 2020 से शुरू करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 1/1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 ये पूरा ये सीरीज है, इसकी वैल्यू क्या होती है बता सकते हैं? देखिए एक चीज जानिए, जब भी कोई चीज ऐसे लिखा हुआ है a × a+1, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/a माइनस 1/a+1। ठीक है, जब भी ऐसा कोई लिखा हुआ है कैसे कर सकते हैं आप खुद देखिए। 1/a माइनस 1/a+1, इसका जब आप जोड़ोगे तो क्या होता है? आपको अगर भिन्न का जोड़ पता हो, फ्रैक्शन का जोड़, तो ये किधर जाएगा? यहाँ पे a+1, और ये किधर जाएगा? यहाँ पे -a, और इन दोनों का नीचे मल्टीप्लिकेशन हो जाता है a × a+1। तो a क्या कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 1/a × 1/a+1। तो जब भी ऐसी कोई संख्या नीचे दी हुई हो, ये और इसकी अगली संख्या है, तो उसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। इसी तरह इसको लिख सकते हैं प्लस 1/2 माइनस 1/3। इसी तरह नेक्स्ट वाले को लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4, क्योंकि ये भी उसी फॉर्म में है। ये a है और ये a+1 है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये क्रम चलेगा कि नहीं चलेगा? इतना क्लियर हुआ या नहीं? तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ये बात आप लोग की क्लियर हुई या नहीं? जब भी कोई चीज इस फॉर्म में हो कि यहाँ जो संख्या दी है अगली संख्या उसके अगली बगल वाली संख्या है, तो उसको हम हमेशा ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 1/1 × 2 इक्वल्स टू 1/1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं? यस सर। बोलिए। यस उसी तरह 1/2 × 3 को 1/2 माइनस 1/3 लिख लिए। 1/3 × 4 को 1/3 माइनस 1/4 लिख लिए। क्रम चलता रहा, क्योंकि अगली संख्या उसी क्रम में आएगी। अगली संख्या दिया नहीं है, इसका मतलब है 1/4 × 5 है, तो ये 1/4 माइनस 1/5 आएगी। ये लाइन से वो सीरीज है। तो आखिरी संख्या क्या आ रही है? 1/99 × 1/100। तो बताओ इससे पहले क्या आई होगी? इससे पहले क्या आया होगा बताइए? इजी है। इस 1/98 × 99। 1/98 × 99, तो उसको हम लोग इस तरह लिख सकते थे, और आखिरी वाले को इस तरह से। अब देखो, अब यहाँ पर अगर हम हटा दें इंक, तो ये -½ है, ये +½ है, कट गया। ये -1/3 है, +1/3 कट गया। इसी तरह -1/4 आएगा, उसके बाद +1/4 यहाँ दिया नहीं, कट गया। आखिरी में यहाँ 1/98, तो उससे पहले -1/98 आया होगा, और ये -1/99 प्लस 1/98 बचा क्या आखिरी में? 1 माइनस 1/100। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 1/1 माइनस 1/100, एलसीएम क्या हो जाएगा? 100। 1 × 100, 100 इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 99/100 आएगा। बोलो। यस सर। अब एग्जाम में अगर ऐसा दिया हो सीरीज, तो आपको कुछ नहीं करना है कि यहाँ पर जो ये n दिया है अपॉन n+1, अगर आपको ये पता होता तो आप सीधा क्या लिख लेते? 99 ऊपर लिख लेते, 100 नीचे लिख लेते। सॉल्व हो जाता कि नहीं हो जाता? ये तो मैंने आपको समझाया है आया कैसे। क्लियर? अगर इस तरह की सीरीज दी हुई हो, अगर हम आपसे पूछें 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3, अगर लेकिन 1 से शुरू होनी चाहिए, याद रखिएगा लास्ट में। 1/3 × 4 प्लस डैश 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 1/201 × 202। बताइए क्या होगा इसका वैल्यू? बताइए। यहाँ n क्या है?
201 और n+1 क्या है 202, 201/202 आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए। Yes, sir. तो ये लास्ट में यहाँ पर ये वाला जो संख्या है, अगर हम इसको अगर यहाँ 100 तक अगर n ले ले, इसको हम n माने, इसलिए फॉर्मूला ये आया है। ठीक है, अगर हम इसको मान लेते तो फॉर्मूला कुछ और आता, फॉर्मूला आता n-1/n, दोनों सेम ही चीज है। अब बताइए, अगर 1/1 × 2 से लेकर ऐसे 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 1/301 × 302 क्या आएगा आंसर? 301/302. आ गया, समझ में आ गया ये? तब देखते ही हो जाएगा ये सवाल तो, है ना। चलिए अब हम लोग यूपीएससी क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब बताइए ये एक फॉर्मूला है, इसमें बोल रहा है कितने जीरो होंगे, 1 × 5 × 10 × 15 × 20 × 25 × 30। अब बताइए जीरो होने के लिए संख्या में क्या होना चाहिए, 10 का गुणा, जितने 10 का गुणा होगा उतना जीरो होगा कि नहीं होगा? अगर किसी संख्या में जितनी 10 होगी उतना गुणा होगा, जीरो होगा कि नहीं? और 10 किससे किससे मिलके बनता है, 2 और 5 से मिलके बनता है, बोलिए। तो Yes, जितने पेयर होंगे 2 और 5 के, उतने जीरो होंगे कि नहीं होंगे? तो हमें क्या ढूंढना है, अब बताइए कि 2 और 5, मान लीजिए 2 4 है और 5 5 है, तो बताइए कितने एक संख्या में 2 की संख्या 4 बार आया है और 5 5 बार आया, कितने जीरो आए होंगे उसमें, 4 या 5? 4, क्योंकि पेयर 4 ही बन पाएगा, तो जिसकी संख्या कम होगी उतने जीरो आए होंगे। अब इसी तरह 2 × 5 है, 2 जो है 6 बार आया है और 5 4 बार आया है, अब जीरो की संख्या कितनी होगी, 4 हो चार गया। क्योंकि पेयर के लिए दोनों चाहिए, तो जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो होंगे। तो चलिए इसमें ढूंढ लेते हैं, चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। अब देखिए 5 कितनी बार आया है, 1 2 3, इसको मैंने तोड़ लिया है, 10 को 2 × 5 लिख लिया है, 15 को 3 × 5 लिख लिया है, 20 को 2 × 2 × 5 लिखा है, 25 को 5 × 5 लिखा है, 30 को 2 × 3 × 5 लिखा है, 35 को 7 × 5 लिखा है, 40 को 2 × 2 × 2 × 5 लिखा हुआ है। इस तरह सब लिख दिया है खोल के, ठीक है। अब आपको बस काउंट करना है, 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार आया है। और 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बताइए कितने जीरो होंगे, 10 या 13? 10. क्योंकि 2 × 5 दोनों चाहिए, 2 केवल 10 बार आया है, तो इसमें कितने जीरो होंगे इस प्रोडक्ट में, 10। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड, या तो नंबर ऑफ 2 या नंबर ऑफ 5, जो भी कम हो उतने ही जीरो होते हैं। तो 2 और 5 की संख्या गिन लीजिए, इन दोनों में जो कम होगा उतने ही जीरो होंगे। तो कम क्या है, 2, तो कितने जीरो हैं, 10, काम खत्म। ये एक क्वेश्चन आया था IAS 2020 में, आसान था कठिन है इसमें, बताइए, इजी लग रहा है? अभी देखिएगा Yes. आपको सब इजी लगेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, XYZ जो है एक 3 डिजिट की नंबर है, और जहां पर X + Y + Z ये 3 का मल्टीपल नहीं है, मतलब X + Y + Z जोड़ने पर कोई ऐसी संख्या नहीं आ रही है जो 3 से कटे। तो हमें बताना है कि ये XYZ + YZX + ZXY वो किससे डिविजिबल नहीं है। ऑप्शन में था 3 9 37 और X + Y + Z। चलिए देखते हैं, ठीक है। अब बताइए एक चीज, आप लोग कोई भी संख्या है, अगर आप लोगों ने बेसिक पढ़ा होगा, XYZ है, तो इसको हम यूनिट डिजिट पे क्या है, Z, तो यूनिट डिजिट का प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1, तो Z × 1। फिर 10 डिजिट पे कौन सा है, Y, तो उसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 10 × Y।
प्लस एक्स, तो 100 इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? 3 डिजिट की कोई संख्या हो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते? 100x प्लस 10y प्लस z, जैसे कि आप 325 देख लीजिए। 325 को हम लिखते हैं 3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 5। 325 आता है कि नहीं आता? बताइए। ये आ गया 300, ये आ गया 20 और ये आ गया 5। 325 है कि नहीं? ये दोनों सेम है कि नहीं है? बोलिए। यस। ये तो संख्या 3 डिजिट की ये भी है, 3 डिजिट की ये भी है। जो 10 यूनिट डिजिट पे है उसका 1 से मल्टीप्लाई करा, जो 10 डिजिट पे है उसका 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 100 डिजिट पे उसका 100 से मल्टीप्लाई किया, जोड़ दिया, सेम संख्या आई। बोलिए समझ में आया इतना या नहीं आया? यहीं पर खेल है बस। बोलिए। यस सर। यस सर। तो अब हम लोग करते हैं कि एक्स वाई जेड को हमने ऐसे लिख लिया 100x प्लस 10y प्लस जेड। उसी तरह वाई जे एक्स को क्या लिखेंगे बताइए? ये क्या लिखेंगे बताइए? 100y 10z या प्लस 10z प्लस x। तो चलिए इसको लिख लिया 100y प्लस 10z प्लस x। अब बताइए जेड एक्स वाई को क्या लिखेंगे? जेड एक्स वाई इसको क्या लिखेंगे? 100 प्लस y प्लस वाई। तो चलिए इसको लिख लिया। अब तीनों को जोड़ना है ना, जोड़ लिए। 100x प्लस 10x प्लस x कितना हो गया? 100x 10x प्लस x एक तरफ ले लिया। 100y प्लस 10y प्लस y एक तरफ ले लिया। 100z प्लस 10z प्लस z एक तरफ ले लिया। तो 100, ये समझ लो ये 100 घोड़े, 10 घोड़े, 1 घोड़ा, 100 गाय, 10 गाय, 1 गाय, 100 बकरी, 10 बकरी, 1 बकरी। अब सब जुड़ेगा कि नहीं? गाय गाय जुड़ेगा, घोड़ा घोड़ा जुड़ेगा, बकरी बकरी जुड़ेगी। तो कितनी यहाँ पे हो गई? 111 गाय। 111 गाय हो गई। उसी तरह 111 घोड़े और 111 बकरियां। अब इन सब में क्या कॉमन है? 111 है कॉमन। तो 111 जो है वो हमने कॉमन ले लिया। अब ये जो संख्या है वो 111 से कटेगी कि नहीं कटेगी? 111 गुणे x प्लस वाई प्लस जेड, अगर हम नीचे 111 लिख दे तो कट जाएगी नहीं कट जाएगी? यस सर। कट गई। और 111 से जो संख्या कटेगी वो 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी? तीनों का जोड़ कितना होता है? कट जाएगी। कट जाएगी। 3 से कट जाएगी और 111 से कट जाएगी। जरा हम देखें 3 से 111 का भाग देने पे कितना आ रहा है। तो ये तो आ रहा है तुम्हारा 37 आ रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या 37 से भी कट जाएगी, क्योंकि यस सर। 111 जो है 3 गुणे 37 है। और x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पर है, तो x प्लस वाई प्लस जेड से तो कट ही जाएगी। 3 से कट गई, 37 से कट गई, x प्लस वाई जेड से कट गई। किससे नहीं कटेगी? 9। 9 से इसलिए नहीं कटेगी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ रहा है? 3। आना कितना चाहिए? कोई ऐसी संख्या जो 9 से कटे। 3 9 से कटती है? नहीं नो कटती। सर। और जो x प्लस वाई प्लस जेड है वो बोल रहा है 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 3 का जो मल्टीपल नहीं होगा वो 9 से ऐसे भी नहीं कटेगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या है 3 से कटेगी, 37 से कटेगी, x प्लस वाई, लेकिन 9 से नहीं कटेगी। था कहीं पे कठिन इसमें सवाल? बताइए। कहीं बेसिक आपको पीएचडी की नॉलेज चाहिए, केवल बुद्धि चाहिए ना। तो देखिए 111 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 37। तो इसका मतलब ये 111 3 से भी कटेगा, 37 से भी कटेगा, और x प्लस वाई प्लस जेड वो x प्लस वाई प्लस जेड से कटेगा। तो बचा क्या कि ये 9 से नहीं कटेगा। क्लियर हुआ ये? यस सर। कोई डाउट है किसी को? बता भाई। केवल थोड़ी थोड़ी बुद्धि बढ़ाते जाइए, आप यूपीएससी का सीसेट कर लेंगे। अब क्या प्रश्न है? ये तो बहुत ही आसान है। PQRS ऐसा नेचुरल नंबर है कि P माइनस 2016, Q प्लस 2017 और R माइनस 2018 और S प्लस 2019 सब बराबर हैं। तो पूछ रहा है इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? वो तो यहीं से दिख जाएगा, लेकिन हम दूसरी तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं। यहीं से दिखेगा आपको। तो अब मान लिया कि यहाँ पर ये सब किसके बराबर है? K के बराबर है। K कोई संख्या है, ठीक। ये सब जो है ये भी K के बराबर है, ये भी K के बराबर है, और सब आपस में बराबर है।
अब सबको अलग अलग लिख लेते हैं। अगर P माइनस 2016 K के बराबर है, तो अगर ये तुम्हारा P माइनस 2016 बराबर K, तो ये 2016 उधर जाएगा, तो P बराबर क्या आ जाएगा? K प्लस 2016 आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए। उसी तरह Q प्लस 2017 जो है, Q प्लस 2017 ये किसके बराबर है? ये भी K के बराबर है। तो 2017 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस की माइनस? इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस माइनस। 2017 में जाएगा, ये आ गया। अब उसी तरह हम लिख लेंगे R माइनस 2018 बराबर K। तो R बराबर क्या हो जाएगा? K प्लस 2018। और आखिरी में हम लिख लेंगे S प्लस 2019 बराबर K। तो S बराबर क्या आ जाएगा? K माइनस 2019। अब बताइए, इसमें K में 2016 जुड़ रहा है और इसमें K में 2017 जो घट रहा है, कौन सा बड़ा है इन दोनों में? 2016। यहाँ घट रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है, तो जुड़ने पर ये बढ़ जाएगा ना, ये वाली संख्या, ये तो कम हो जाएगी। अब K में 2018 जुड़ रहा है और K में 2019 घट रहा है, कौन सा बड़ा होगा? 2018। 2018। तो जिस संख्या में, अब ये दोनों तो छोटी हो गई, अब ये क्योंकि इसमें घट रहा है, अब बचा K में 2016 जोड़ोगी तो बड़ी संख्या आएगी, K में 2018 जोड़ोगे तो बड़ी संख्या आएगा। 2018। तो आंसर क्या आ गया? R। R बराबर क्या था? K प्लस 2018। समझ में आया? क्योंकि किसी संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी जुड़ रही है? K में अगर मान लो K 3 होता, इसको 3 मान लो तो आसान हो जाएगा। 3 ले लो या इससे बड़ा ले लो, 2019 से बड़ा 2020 ले लो। अगर K को हम 2020 मानते हैं तो 2020 में हम 2016 जोड़ रहे हैं और 2020 में से हम 2017 घटा रहे हैं, 2020 में हम 2018 जोड़ रहे हैं और 2020 में से हम 2019 घटा रहे हैं। ये दोनों तो ऐसे ही हट जाएगा, ये 3 आएगा, ये 1 आएगा, ये तो ऐसे ही खत्म। अब 2020 में हम 2016 जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या आएगी, कि 2020 में 2018 जोड़ेंगे कि बड़ी संख्या आएगी? ज्यादा जोड़ेंगे तो ज्यादा बड़ी संख्या आएगी। इसके मतलब R जो है वो बड़ा है, क्योंकि उसमें K में सबसे बड़ी संख्या जुड़ रही है। ठीक है, इसीलिए R क्या है? सबसे बड़ा है। समझ में आया? बोलिए। आप यहाँ K की जगह कोई नंबर भी ले सकते हैं अपने मर्जी का, 1000 ले लो, जो भी लेना, 10,000 ले लो, जो भी लेना है। K कुछ भी ले सकते हैं, एनीथिंग। ठीक, क्लियर हुआ? आसान सवाल है, बताइए, कहीं कठिन नहीं है। आप अगर K पे नहीं मानेंगे तब भी देख लीजिए कि R में से 2018 जो है घट रहा है, तो R इतना बड़ा है कि उसमें से 2018 घटा भी दो तो भी S में 2019 जोड़ने पे जो संख्या आती है वो उसके बराबर होता है, और Q में 2017 जोड़ने पे जो संख्या आती है उसके बराबर होता है, और P में 2016 सबसे बड़ा R है क्योंकि उसमें सबसे बड़ी संख्या घट रही है, तब भी वो इन लोग के बराबर है। तो ऐसे भी दिख जाएगा, तो जिधर से देखना चाहो। ये K वाला ज्यादा आसान है। समझ में आया? बोलिए भाई। यस सर। चलिए, तो देखिए, 2 सवाल ऐसे ही, दो किया ना हम लोगों ने, 3 कर लिया, 2 किया ना। अब देखिए, ये तो बहुत ही सरल सवाल है। बताइए कि हमें इन 5 प्राइम डिजिट नंबर है, इनका इस्तेमाल करके कितनी प्राइम डिजिट नंबर 5 डिजिट की कितनी संख्या बन सकती है जो कि प्राइम नंबर्स हों। प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद से कटे और 1 से कटे, बाकी किसी से ना कटे, यही होता है ना। इन 5 का इस्तेमाल करके हमें प्राइम नंबर बनाना है, 5 संख्या वाली, 5 अंकों का, और फिर गिनना है कितनी ऐसी संख्याएं बन सकती हैं। बताइए। अब ये बताइए कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। जरा जोड़ के देख लो, जरा क्या आ रहा है? कितना आ रहा है? 15 आ रहा है? 15।
इन पांचों संख्याओं का यूज करके जो भी संख्या बनाओगे वो 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी? सर कुछ भी कटेगी। बना कटेगी। तो Yes, sir. क्या कोई भी प्राइम अगर 3 से कट गई तो वो नंबर प्राइम होगा? नहीं सर, नहीं। तो इसका मतलब वो प्राइम नहीं होगा। इसका मतलब कोई संख्या बन सकती है? नहीं बन सकती। तो ऐसी संख्या हमको बनानी थी जो कि इन पांचों का इस्तेमाल करने पर बने और वो प्राइम हो। लेकिन इन पांचों का इस्तेमाल करके हम कोई भी संख्या बनाएंगे, कोई भी, तो डिजिट तो ये 5 ही होंगे ना। और इन पांचों डिजिट का यूज जोड़ेंगे तो 15 आ रहा है। तो हर वो संख्या 3 से कटेगी, क्योंकि हमने बताया था कि अगर डिजिट का सम 3 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या 3 से कटेगी। और इसको जोड़ने पे 15 आ रहा है जो कि 3 से कटता है। इसका मतलब इन डिजिट्स का यूज करके हम कोई भी संख्या बनाएंगे तो वो 3 से अवश्य कटेगी, है कि नहीं? तो ऐसी प्राइम नंबर क्या होंगी? 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0। देखिए, चूंकि इसका सम 15 है जो कि 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब कोई भी पॉसिबल अरेंजमेंट होगा इन डिजिट्स का वो हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। इसलिए कोई भी प्राइम नंबर नहीं बन सकता है इन पांचों डिजिट का यूज करके। क्लियर हुआ? बताइए। Yes, sir. हो गया? चलिए, तो ये भी हो गया। ये सब एक ही साल के क्वेश्चन है। अब देखिए, ये देखिए, ये भी उसी तरह का सवाल है। ये जो सिंबल दिया है इसकी वैल्यू निकालनी है और ये इक्वेशन दिया है। देखने में कैसा लग रहा? कठिन, पर है सरल। अब बता रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी है सिंबल की। चलिए, इसको मान लेते हैं। ये जो सिंबल है थोड़ा बोलने में दिक्कत है तो इसको हम ए मान लेते हैं। अब इसकी जगह ए लगा के इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी जगह मैंने ए लिख लिया। 1 के बाद 1a आ गया, 5 के बाद 5a आ गया, फिर ये डबल ए आ गया और फिर ए और 1 आ गया और ये 1a आ गया। ठीक, तब में कोई दिक्कत है आप लोग को? नहीं। अब बताइए, ये जो 1a है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? अभी बताए हैं तुम लोग। Yes, sir. जैसे 11 है उसको ऐसे लिख सकती हो कि नहीं? लिख सकते हो तुम लोग? उसी तरह एक की जगह यहाँ पर ए है तो ऐसे नहीं लिख सकते? बताइए। 12 है तो 10 + 2 लिख सकते हो। तो अगर 1a है, यूनिट डिजिट पर a आ गया, तो हम 10 + 1 क्यों नहीं लिख सकते? बोलिए। क्लियर है इतना कि नहीं? नहीं होगा तो दिक्कत Yes, sir. है। 5a को क्या लिख सकते हैं? बताओ, तुम ही लोग बताओ। 50 प्लस है। 50 plus 1. +a, गुड। और a को क्या लिख सकते हैं? 10 10a। प्लस है। हाँ, 10a + a। यूनिट डिजिट पे a है, उसकी प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर a 10 डिजिट पर है। चलिए भाई, 50 भी तो ऐसे ही लिखा हुआ है। 50 मान लीजिए 52 लिखा है तो 5 × 10 + 2 यही तो लिखा है, 50 + 2। उसी तरह हम a और a लिखेंगे तो यहाँ पर 10 × a + a लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बताइए। तो ये जो a है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 10a + a। अब बताइए, इसका बताइएगा आप लोग, इस पे क्या लिखेंगे आप? 10a + 1। बाकी लोग बताइए भाई, जिनका मैथ में बैकग्राउंड हो, आ रहा हो, थोड़ा शांत रहे। बाकी लोग बताने दीजिए क्योंकि उनका जरूरी है। बताइए, इसको क्या लिख सकते हैं? a1 को। ये 1 कहाँ पर है? यूनिट डिजिट में। तो 1 में किसका मल्टीप्लाई होगा? 1 का। और a कहाँ पर है? 10 डिजिट पे। तो a में किसका मल्टीप्लाई होगा? 10 का। बन गई संख्या? बोलिए। क्लियर? अब आप लोग बताइए, ये वाला बताइएगा। अगर क्लियर है तो सब लोग बताइए क्या लिख सकते हैं इसको? सर 100 सब पहले ए लिखेंगे,
पहले ए लिखे, गुड, फिर फिर प्लस फिर 10A 10A, गुड, प्लस 100 वो 100 बस। गुड, वेल डन, हो गया। अब हम लोग इसी तरह इसको लिख लिए, a प्लस 10 प्लस a, ये इसको लिखे 10 प्लस a, इसको लिखे 50 प्लस a, इसको लिखे 10A प्लस a, इसको लिखे 10A प्लस 1, इसको लिखे 100 प्लस 10A प्लस a। अब जितना a वाला है उसको गाय मान लो, 1 गाय, 2 गाय, 3 गाय, 10 गाय, एक और गाय, फिर 10 गाय, इन सबको जोड़ लो, इधर भी वो गाय वाली हैं, और जो संख्याएं हैं उनको अपना अलग जोड़ लो। तो हम लोग इसको इधर जोड़ेंगे तो 1 2 3, 3 और 10 13, 13 1 14, 14 10 24, और इधर संख्या को जोड़ोगे 10 50 60, और 60 और 1 61। चलिए, और इधर इधर जब जोड़ोगे तो 10 प्लस 1 11 गाय। तो जहां जहां संख्या अब यहाँ पे हमने किया तो ये आ गया 24A प्लस 61, इधर 100 प्लस ये 11 है। अब ए वाले को बड़ा वाला कौन सा है, ये, और ये वाला छोटा है, तो चूंकि यहाँ प्लस है तो इधर बड़े वाले की तरफ लेते आते हैं। 24 वाला प्लस है तो जिधर अगर ये प्लस है तो बड़े वाले की तरफ लेते आओ। अगर 24A इधर प्लस है और यहाँ पर 11A प्लस है, ये इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या होगा बताइए, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस है, ये इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस। तो रीअरेंज कर लेते हैं, तो 24A में से 11A गया, कितना बचा 13, बताइए 13A बचा, और 100 में से 61 गया, कितना बचा 39 बचा। तो A बराबर कितना आ गया, अब 13A बराबर 39, तो 1A बराबर कितना होगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, तो आंसर आ गया 3। तो ये क्या है, ये है 3। बताइए इसमें कहीं पर भी आप बताइए 10th से ऊपर की दिमाग की आवश्यकता है, खाली हम संख्याओं को लिखने में 2 सवाल कर लिए, XYZ, बस आपको लिखने आना चाहिए। इस तरह की संख्या लिखी है तो इसको 100x प्लस 10y प्लस z हम ऐसे लिखते हैं। कहीं टफ लग, किसी को टफ लग रहा है तो बताए, इसमें कहीं यहां तक टफ है, बोलिए, कुछ भी प्लस माइनस ही तो है, और कौन सा चीज लगाए हैं, केवल प्लस माइनस। तो हम लोगों ने सोचिए एक सवाल, कई सवाल सॉल्व कर लिए, अब हम लोग एक और सवाल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। चलिए अगला सवाल करते हैं। ये तो आप लोग बताइए, ये लोग आप लोग पढ़ चुके हैं। 2 स्ट्रेट स्टिक है, एक 7.5 फीट की, एक 3.25 फीट की, तो इन दोनों का इस्तेमाल करके आप मिनिमम कितना लेंथ नाप सकते हैं, बताइए क्या होगा, बोलिए। ये आप लोग पढ़े हो SCF LCM, क्या निकलेगा यहाँ पे, SCF या LCM निकलेगा। LCM, ऐसा है, मिनिमम लेंथ पूछा है, यू कैन मेजर, मिनिमम आपको लग रहा है कि SCF होगा सर। पर यहाँ पर लिख लेगा SCF, ठीक है। देखिए यहाँ पर है the minimum length that can be measured using 2 stick of the length 7.5 feet and 3.25, मतलब ऐसी संख्या हमको निकालनी है जो इन दोनों को काट दे, ठीक है, जिससे हम इन दोनों, मतलब अगर मान लो 0.25, हम सबसे छोटी लेंथ इन दोनों का इस्तेमाल करके कौन सी नाप सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रिप्रेजेंट्स स्मॉलेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर बोथ गिवन लेंथ एग्जैक्टली। देखो ये थोड़ा सा अलग चीज दिया हुआ है, इफ यू हैव 2 स्ट्रेट स्टिक्स ऑफ लेंथ फी, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ यू कैन मेजर, आप सबसे छोटी लेंथ कौन सी मेजर कर सकते हो इन दोनों का इस्तेमाल करके। तो हम क्या करेंगे कि वो संख्या ढूंढेंगे, इसमें हम ऐसे कर सकते हैं ना कि 7 पॉइंट जो तुम्हारी SCF है उतने पॉइंट लगा देंगे, तो इसका आंसर मिनिमम कैसे आता है, इसका तो वो आ सकता है ना, ये तो निकालना SCF है, इसमें इससे छोटी संख्या पे तो गुड निकाल सकते हैं, जो व्हाट इज द मिनिमम लेंथ यू कैन मेजर,
इन दोनों छड़ी से सबसे छोटी लेंथ आप कौन सी मेजर कर सकते हैं? 1 मिनट, इसका आंसर क्या आया था? 0.25 फीट। एचसीएफ ही निकालना है इसमें, लेकिन मिनिमम में तो हम एचसीएफ से छोटी संख्या भी तो निकाल सकते हैं जो इन दोनों को काट दे, है कि नहीं? कॉमन मल्टीफैक्टर में सबसे छोटी संख्या एचसीएफ थोड़ी होती है, और भी तो छोटी संख्या हो सकती है जो इन दोनों को काट दे, उसको भी तो मेजर कर सकते हैं। बताइए, किसी को कुछ आ रहा है इसमें तो अपना राय दे सकता है। मैथ्स के स्टूडेंट्स बताइए क्या करना चाहिए इसमें, बताइए। सर लगा रहे हैं। हाँ बोलिए, क्या कर सकते हैं? देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या था, तब पता चलेगा ना। बताओ बताओ, तब तो सोचो। मैथ्स के स्टूडेंट हो, मैथ्स हमेशा डिस्कशन का खेल होता है। बताओ, और कोई बताए जो लोग मैथ्स के हैं? ये है, तो इफ यू हैव टू स्टैटिस्टिक्स, इसका आंसर क्या होगा? 12 का क्या दिया है? बी। बी मतलब 0.25। इफ यू हैव टू स्टैटिस्टिक्स ऑफ लेंथ 7, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ कैन यू मेजर? सबसे छोटी हम 0.05 फुट नाप सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से। 0.05 दोनों को काटेगा कि नहीं काटेगा, बताइए। बट सर वो मिनिमम कह रहा है ना सर। तो एसकेप तो हम लोग का मैक्सिमम आता है, तो सबसे बड़ी संख्या है ना वो। अच्छा, एससीएफ तो हम लोग की सबसे बड़ा फैक्टर होता है ना, इसलिए समस्या आ रही है। बात और नहीं, क्योंकि वो भी तो हो सकता है 0.05 भी तो कट सकता है। यस सर, काटेगा। यस सर। अगर तुम्हारी स्केल है, सपोज करो स्केल वाला मसला है, तो मुझे तो ये आंसर गलत लग रहा है। अब तुम बताओ, तुम्हारे पास जो है अगर स्केल है, सपोज करो एक ऐसी स्केल है, एक सेकेंड, अगर आपके पास एक ऐसी स्केल है बड़ी सी, आप उसमें जो स्केल ऐसी है जिसको आप आराम से बराबर बराबर टुकड़ों में बांट सकते हो। मान लीजिए ये आपकी 10 मीटर की स्केल है, तो आप इसको 0.55 में भी तो बांट सकते हो कि नहीं बांट सकते हो, है कि नहीं? तो आप इससे 0.5 नाप सकते हो कि नहीं नाप सकते हो? हाँ, मिनिमम। अब ये बोला होता है कि मैक्सिमम, आप तो मैक्सिमम में 0.25 आना चाहिए था। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि 0.25 अगर एचसीएफ कैसे हो सकता है इसका? वही सर मैक्सिमम ही रहेगा फिर। मिनिमम लेंथ नहीं बोल सकता, मैक्सिमम लेंथ हो सकता है कि 0.25 में। पर सवाल गलत है, तो किसी ने इस पर आपत्ति भी नहीं उठाई। चलिए इसको बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका लॉजिक क्लियर नहीं आ रहा है। सवाल में जो आंसर की है यूपीएससी की, वो दे रहा है 0.25 फीट, और जो है कॉमन सेंस कह रहा है। किसी को कुछ अगर वो क्लू आ रहा हो तो डिस्कस कर सकता है, बता सकता है। चलिए छोड़िए इसको, फिर बाद में डिस्कस करते हैं। चलिए दूसरा करते हैं, ये तो इजी है। ये बताइए, अ सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसमें हम ऐसा क्या करें, इसके बाद का सीक्वेंस क्या आएगा? इसके बाद का सीक्वेंस क्या आएगा? ये जो संख्या आई हैं, ये प्राइम नंबर से जुड़ी हुई संख्याएं हैं, तो इसके बाद वाली संख्या, रीजनिंग है, इसके बाद वाली संख्या क्या आएगी? ये जो 14 है, इसके अगल बगल कौन सा प्राइम नंबर होता है? सर 13 है। 13 होता है। 18 के अगल बगल 17 17 होता है। 20 के बगल में सर 19। आपकी प्राइम नंबर में एक एक जोड़ के संख्याएं आ रही हैं। तो 32 से पहले 31 था, 31 में एक जोड़े 32 आया। अब 31 के बाद कौन सी प्राइम नंबर आती है? 37 उसमें 1 जोड़ो कितना आएगा? सर 38। देखो हो गया, है ना सरल सवाल। 13 में एक जोड़ा 14, 17 में एक जोड़ा 18, 19 में एक जोड़ा 20, 23 में एक जोड़ा 24, 29 में एक जोड़ा 30, 31 में एक जोड़ा 32, अब 37 में एक जोड़ेंगे 38। हो गया। डायरेक्ट सवाल इतने भी कठिन नहीं आते जितना लगता है। अब ये वाला सवाल थोड़ा सा वो है,
थोड़ा सा हल्का सा दिमाग इसमें लगेगा, बस और कुछ नहीं। देखिए आप लोग एक चीज जान लीजिए, एक वो होता है, क्या नाम है, सीरीज होती है। सीरीज उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक, तुम्हारा क्या नाम बोलते हैं, अरिथमेटिक सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। उसमें जो संख्या होती है सेम अनुपात में बढ़ती है। जैसे कि मान लो 2, 2 में 2 जोड़ो कितना आएगा, 4, 4 में 2 जोड़ो कितना आएगा, 6, 6 में 2 जोड़ो कितना आएगा, 8। ये क्या कहलाता है, इसी को कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कि सेम सेम संख्या सब में जुड़ रही है। इतना क्लियर है। तो इसमें पहली संख्या को हम a मानते हैं और उसमें हम d जोड़ दिए, दूसरी संख्या आई, इसमें d जोड़ दिए तो तीसरी संख्या आई, इसमें d जोड़ दिए तो चौथी संख्या आई, ठीक है। तो सब में कितने कितने का अंतर होता है, d का डिफरेंस, सेम संख्या का अंतर होता है, ठीक। इतना क्लियर है आप लोग को। तो इसमें जो है, जो इसका एक फॉर्मूला होता है कि nवीं संख्या कैसे निकलेगा, तो वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। ये एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि मान लीजिए 2 है, अब 2, 4, अब बताइए इसमें छठवीं संख्या, छठवां पद कौन सा होगा, छठवां टर्म कौन सा होगा, वो हमें निकालना है। तो बताइए क्या होगा छठवां पद, इसी में हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये बताइए, सॉरी 2, 4, 6, 2 का डिफरेंस वाला है। अब बोल रहा है मान ली 7वीं संख्या में निकालनी। यहाँ पर पहली संख्या क्या है, 2, 2, डिफरेंस कितने का है, 2 का, और हमें कौन सा पद निकालना है, 7। तो हम इसमें फॉर्मूले में लगाएंगे, a की जगह क्या लिखेंगे, 2a, पहले फॉर्मूला लिख लें। अब हम a की जगह क्या लिखेंगे, 2, n की जगह क्या लिखेंगे, 7, और d की जगह क्या लिखेंगे, 2। तो यहाँ 2 प्लस 7 में से 1 गया, 6 गुणे 2 कितना आ रहा है, 12, और 2 14। अब खुद चेक कर लो, आ रहा 14, 7वीं संख्या, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। देखो 7वें नंबर पे पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 7वीं आ गई 14। बोलिए, दिख रहा है आप लोग को ये चीज, इतना क्लियर है। Yes, sir. ओके, तो ये तुम्हारा जो है आ गया तरीका हमको निकालने का। अब इन संख्याओं का जोड़ का भी एक फॉर्मूला होता है कि अगर 2 से लेके 4, 6 इस तरह के है, अब इनको जोड़ने पे क्या आएगा, वो क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है 2a प्लस n माइनस 1, ठीक है। एक सेकेंड, Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू a प्लस l, या मतलब n बाई 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उन्हीं 2 का यूज कर रहा है। तो फॉर्मूला आ गया 2 फॉर्मूला आता है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी आराम से कूल होकर पढ़ना, बिल्कुल कठिन नहीं है। तो ये 2 फॉर्मूले आते हैं। इन संख्याओं के जोड़ का फॉर्मूला क्या आएगा, एक ये आएगा n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर n पदों की संख्या है, a पहला पद है, d जो है डिफरेंस है। और ये दूसरा जो फॉर्मूला होता है, इसमें n पदों की संख्या है, a पहला पद है और l आखिरी पद है। ये दोनों फॉर्मूले से आप जोड़ निकाल सकते हो। यहाँ क्यों यूज कर रहे हैं, इस पर बता रहे थे। तो अब बताइए 1, 2, 3, 4 ऐसी 50 संख्या लिखिए, तो 50वें पद कौन सा आएगा, 85 आएगा ना। पहला पद 1, दूसरा पद 2, तीसरा पद 3, 1 से लेके 50 तक की संख्या में 50वीं संख्या क्या आती है, 85 तो आती है। सारी संख्याओं में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो ये एक अरिथमेटिक मीन है कि नहीं है, बोलिए। है। अगर यहाँ 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का जोड़ निकालना है, तो हम अभी फार्मूला बताए थे, s 50 इक्वल टू n बाई 2a प्लस l। यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, 50 है बटे 2। पहला पद 1 है
और आखिरी पद 50 है, आ गया। तो अगर कोई भी प्राकृतिक संख्याएं एक से लेकर लाइन से कितनी भी प्राकृतिक संख्याओं का अगर योग पूछे तो आप कैसे निकालोगे? एक से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो यहाँ 50 की जगह आप n लिख लीजिए, n/2 इंटू n+1। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। तो एक से लेकर अगर आपसे कोई पूछे कि एक से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पर n इंटू n+1 अपॉन 2। यहाँ n क्या है? 100। 100 गुणे 101/2। ये फॉर्मूला होता है एक से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। चलिए फिर से एक सवाल पूछ देते हैं, बताइएगा, फिर इससे जुड़ा हुआ है ये। एक से लेकर 200 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? तो यहाँ n कितना है? 200 गुणे 200 में 1 जोड़िए +2, ठीक, अपॉन 2। तो अगर फॉर्मूला कोई पूछे a से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, तो ये है फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। ये आया कैसे? वही मैंने बताया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, ठीक है। n इंटू n+। अब बताइए आप लोग इसी फॉर्मूले के आधार पर क्या होगा 1 से लेके 500 तक? बताइए। 500 इंटू 500 प्लस 1 अपॉन 2। 500 इंटू 501/2। क्लियर? चलिए अब हम लोग सवाल करते हैं। इतना मैंने बेसिक बताया, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसी दिन बता देंगे, ठीक है। तो एक पेज है, एक किताब है, उसमें एक पेज फटा हुआ है। एक से लेकर जो है वो किताब है, और जो नंबर्स ऑफ पेज हैं ऑन द रिमेनिंग पेज 195। मतलब एक किताब है, उसमें पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, इस तरह से n पेज जो है वो उनका जो है सम कितना है? 195। 195 नहीं है, वो तो बचे हुए पेज का है। तो अगर इन सब में से एक पेज फटा है, मान लो वो पेज था x, उसके बगल वाला पेज था x+1। अगर एक पेज फटेगा तो दो पेज, एक पन्ना फटेगा तो 2 पेज जाएंगे कि नहीं जाएंगे? यस सर। अगल बगल वाले जाएंगे। अगर आप किताब में से अगर नंबरिंग है एक, हाँ, तो एक पेज फटा तो बीच का मान लीजिए उस पर नंबर लिखा था a, तो a लिखा होगा और अगले पेज पर a+1 लिखा होगा। यही तो होगा दोनों। तो a मान लीजिए ऐसे बीच में का कोई पेज है, ठीक है, ये उसमें भी आया, प्लस ये मान लीजिए n तक पेज है, ठीक है। अब बताइए ये मिलकर कितना होंगे? 195। बचे हुए पेजों का इतना सम है, तो उसमें हम कितना और जोड़ दें? 2a+1, मतलब 196 प्लस 2a। ये टोटल पेजों की संख्या, हमको एक ही वैल्यू निकालनी। तो आप सोचिए, हमारे पास फॉर्मूला है n इंटू n+1 अपॉन 2। अब बताइए n में हम ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें जो 196 के जस्ट बाद वाली संख्या हमें दे? बताइए। अब बताइए अगर हम यहाँ पर कोई ऐसी संख्या रखें जो 10 से कम हो, तो कभी वो 100 क्रॉस करेगा? बताइए। n की वैल्यू अगर हम 10 से कम रखेंगे तो वो 100 क्रॉस करेगा कभी भी? 10 गुणे 11। तो यहाँ पर हम 20 रखकर चेक करते हैं, क्योंकि 20 में हम रखेंगे तो 200 करीब आ सकता है। कैसे? यहाँ पर अगर हमने 20 रखा, सीधा 20 रख के देखते हैं। 20 रखेंगे तो 2 से 20 कट जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ जो संख्या होगी वो 196 के आसपास होगी। दो संख्या रख देगा, 196 प्लस 2a हमको लाना था, और ये किसके बराबर था? n इंटू n+1 अपॉन 2। अब हम रखते हैं, चेक करना है। तो बताइए क्या रखें? 19 रखते हैं पहले। 19 गुणे 19 प्लस 1 कितना होता है? 20/2। कितना आया? 190। 190 196 से बड़ा होता है? बोलिए।
हमको 196 प्लस 2a लाना है, तो 190 इसमें फिट बैठेगा क्या? 196 प्लस 2a बराबर 190 हो सकता है? नो सर। नहीं हो सकता। तो अब हमें क्या लाना है? अब हम अगला संख्या रखते हैं n गुणे n प्लस 1 अपॉन 2। तो क्या रखें? अब हम लोग 20 रखते हैं। 20 गुणे 21/2 कितना आया? 210। तो यही अगली संख्या 19 रखने पर जो है, पदों की संख्या 19 रखने पर क्या हो रहा है? ये जो तुम्हारा वो है 190 आ रहा है, और जैसे ही 20 रख दे रहे हैं 210 आ रहा है। इसका मतलब कितने टोटल पेज थे? 20 पेज थे। 1 से लेकर 20 पेजों को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है? 210। और 210 बराबर 196 प्लस 2a। इसका मतलब 2a बराबर कितना आया? 210 बटे 210 माइनस 196 बराबर 14। तो a बराबर कितना आया? 14/2 मतलब 7। एक पेज संख्या 7 थी और दूसरी क्या होगी फिर? 8। यही दो पेज फटे होंगे। कुछ हल्का फुल्का क्लियर हुआ अभी पहले? देखिए क्या लिख रहा है, ऐसे सेम है कि हम हमारे पेज ऐसे तो लिखे होंगे 1 2 3, टोटल n पेज हैं। बीच में वो भी पेज आए होंगे जो फटे हैं। वो कौन कौन से पेज थे? x और उसका अगला पेज x प्लस 1। क्लियर? तो 1 से लेकर n, मान लो जितने भी पेज थे उस किताब में, ठीक है, उन पेजों की संख्या n थी। उन सबको वो लाइन से तो दिए रहते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे ही होते हैं। तो 1 से लेकर जब हम n पदों का n पेजों की संख्या को जोड़ेंगे तो हमें क्या आना चाहिए? हमारे पास आना चाहिए कि जो बचे हुए पेज थे उनका योग प्लस जो पेज फटा उसका योग और जो उसके बगल वाला पेज फटा उसका योग आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलिए। 1 से लेकर जब आप n तक के पेजों को जोड़ेंगे तो वो दोनों पेज भी तो आए, क्योंकि हम तो लाइन से सारे जो फट गए, और यहाँ पर ये जो संख्या दी है ये बचे हुए पेजों की का योग दिया हुआ है। उसमें हम उन पेजों के योगों को जोड़ेंगे तो ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं? इसमें सारे पेज है, इसमें फटे बचे हुए पेजों का योग प्लस उन दोनों पेजों का योग, दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? बताओ, इतना समझ में आया? बोलिए भाई। यस सर। अब अगला पॉइंट है कि ये हम तुमको क्या बताए थे, 1 से लेकर n तक जो पद हैं उनके योग का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ 195 में 1 जोड़ गया 196, x और x मिलकर हो गया 2x। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब बस हमें ये करना है कि यहाँ पर वैल्यू पुट कर करके देखिए कि कौन सी वैल्यू पर ये 196 को क्रॉस कर जा रहा है। बस जैसे ही क्रॉस करेगा आपको वही वैल्यू पुट कर देगी। तो मैंने 19 पर देखा तो 190 ही आ रहा था। 20 पर देखते ही क्या हुआ? ये 196 क्रॉस कर गया, तो हमने यहाँ क्या रख दिया? 20। ठीक है, चेक मेथड से हमने देखा तो 20 कितना आया? 210 आया। इसका मतलब ये यहाँ पर पेजों की संख्या कितनी होनी चाहिए थी? 210। तो सारी पेजों की संख्या क्या है? पेजों की संख्या होनी चाहिए थी 20, जिसका योग आया 210। अब ये 210 ही तो बराबर होगा बचे हुए पेजों का योग प्लस उन दोनों पेजों का जो है योग, दोनों को बराबर कर दिया और फिर x का आंसर आ गया। ये 196 इधर जाएगा, 2x बराबर 210 माइनस 196, 2x बराबर 14। तो x बराबर कितना आ गया? 7। तो अगला पेज कितना आ गया? पहला पेज 7, अगला पेज 8। समझ में आया? बताइए, यस क्लियर सर। या नहीं? यस सर। जिसको जो डाउट है पूछ ले, बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा बुद्धि घुमानी, थोड़ा सा बुद्धि का। यहाँ पर भी कोई ऐसा बहुत बस एक ही फॉर्मूले का यूज हुआ है और इसलिए हमने तुमको पहले ही वो फॉर्मूला बता दिया कि जो भी 1 से लेकर n तक के लगातार संख्याएं होंगी, बीच में कोई संख्या नहीं, 1 2 3 क्रम से होंगी, n तक की संख्याओं का योग हमेशा होता है n गुणे n प्लस 1 अपॉन 2। बिल्कुल रट लो, बहुत काम आता है। चलो इसी पर तुम लोग एक सवाल पूछते हैं। 11 से लेकर 110 तक के संख्याओं का योग क्या होगा?
बताइए 11 से लेकर लगातार 110 तक की संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए सम क्या होगा? पहले कैसे निकालोगे? पहले 1 से लेकर 110 निकाल लो उस फार्मूले का यूज करके, फिर 1 से लेकर 10 निकाल लो, माइनस कर दो, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो। अगर 11 से 10 कर रहे हो तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे ऐसे आएगा, प्लस 110 तक गया। इसका फार्मूला क्या होगा? 110 गुणे 111 बटे 2 होगा। फिर इसमें से हम वो घटा दें 1 से लेकर 10 तक वाली, तो बचेगा क्या? 1 से 10 तक का फॉर्मूला क्या होगा? 10 गुणे 11 बटे 2। ये जो आएगा उसको इसमें से माइनस कर दो तो क्या बचेगा? 11 से लेके 110 तक बचेगा कि नहीं बचेगा? बताओ। क्लियर हुआ? अगर कोई तुमसे पूछे कि 11 से लेकर 11, 12, 13 लगातार 110 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, सम क्या होगा, तो पहले आपको जो फॉर्मूला है ये 1 से लेकर है, बीच के लिए नहीं है। तो पहले आप 1 से लेकर 110 तक की संख्याओं का योग निकालोगे, ठीक है, और फिर आप 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का सम निकालोगे। अब इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो 11 से लेकर 110 तक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस बताओ। सर। तो और इसमें आप फॉर्मूला ये वाला लगाओगे। तो पहले आपने क्या, इसी तरह हम आपको बोलते हैं और आप लोग अब अगला सवाल करके दिखाइए तो समझ में आएगा कि आप लोग कर पा रहे। 15 से लेकर 120 तक की संख्याओं का योग निकालिए। फॉर्मूला ये है, 15 से लेकर 120 तक की संख्याओं का सम निकालिए। सात हजार एक सौ 7140। बताओ भाई, सही है? बाकी लोग 13,140 सर 1 मिनट 1 मिनट रुक सर गए। 13,140 हाँ 13,140 13,140 कैसे आएगा? 13 कहाँ से आएगा? 7 में तो आना चाहिए। 13,140 सर 7,155 हो रहा है। 7,155 ये तुम्हारा है। और किसी का? 2 आंसर है। और बताइए तीसरा आंसर। 7,140 7,140। अच्छा, और 7,140। चलिए देखते हैं। 7155 7155। ओके, तो 15 से लेकर 120 तक लाने के लिए पहले हम 1 से लेकर 120 तक निकालेंगे। तो 120 गुणे 121 बटे 2, ये हो गया 60। यहाँ आया 0, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा, ये हो गया 7,260। अब इसमें से हम क्या घटाएंगे? 1 से लेके 14 तक वाला कि 1 से लेके 15 तक वाला? हम 15 शामिल था कि नहीं मेरे में? अगर 15 हटा देंगे 14 से आएगा कि नहीं? कहा 14 तक घटाएंगे ना। 7,140 लोग वाले कहाँ तक घटा रहे हैं? 15 तक। 15 ही गायब कर दोगे, 15 से तो शुरू हो रहा है। बताइए, तो अब 14 वाला कैसे निकलेगा? 14 के लिए 14 गुणे 15 बटे 2, 7, 105। अब 7,260 में से 105 माइनस कर दो, कितना आ गया? 7155। तो ये आंसर। देखिए आप बेसिक मिस्टेक किए थे आप लोग।
ये देखिए नहीं, उससे पहले वाली संख्या माइनस करनी है कि वही संख्या माइनस कर दोगे? बोलो, क्लियर हुआ? जिनका 7140 आया था बताइए। Yes, चलिए sir. यस सर सवाल क्लियर करते हैं। अब ये सवाल है, ये भी मजेदार सवाल है। A3BC, केवल रीजनिंग के सवाल हैं। A3BC DE2F, ये 4 डिजिट का नंबर है जहां पर हर डिजिट 3 से बड़ा है। ये जितने भी ABC वगैरह है सब 3 से बड़े हैं। अगर इन दोनों नंबर का सम 159082 है तो A और D के बीच का डिफरेंस क्या होगा? चलिए आइए करते हैं, बहुत ही मजेदार सवाल। तो एक बात बताइए कि यहाँ पर C है, यहाँ पर F है, ठीक? तो C प्लस F, और ये सब सारे नंबर क्या क्या हो सकते हैं? 3 से बड़े, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये ही नंबर हो सकते हैं। कौन कौन? A, B, C, D, E और F। इनमें से हर नंबर किसी एक नंबर को दिखा रहा है, इन्हीं नंबर में से हमें लेना है। अब बताइए कि A3BC DE2F अपॉप इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 15902। ये बताइए C और F को जोड़ने पर यूनिट डिजिट 2 आए, कौन सी इन दोनों इन संख्याओं में से कौन कौन सा पेयर ले सकते हैं? 7 5 या 12 तो 7 5 होगा या तो 8 4 होगा, 8 4, हाँ। यही तो हो सकता है। चलो 7 5 लेकर देखते हैं क्या हमारा काम हो रहा है, देखते हैं। तो 7 प्लस 5 अगर 12 लिया तो यहाँ 1 हासिल लगा, और बी में 2 जोड़े और 1 जोड़े और यहाँ 0 आए, मतलब 10 आए। तो भाई 7 तो ऑलरेडी ले चुके हैं, बी को हम 7 फिर ले सकते हैं? बताइए। नहीं। तो 7 ले नहीं सकते, तो इसका मतलब हमको सी और एफ क्या लेना चाहिए था? 8 और 4। तो 8 और 4 लेके देखते हैं। अगर 8 और 4 लिया तो यहाँ 2 12 आया, हासिल लगा 1 1 2 3, 3 में कितना जोड़ेंगे? 10 आए, 7। अभी कितना आ गया? 7 आ गया। तो 7 ये 10 हो गया, यहाँ से लगा 1 3 1 4, ई में कितना जोड़े? 4 में कितना जोड़े कि 9 आए? 5। तो ई बराबर क्या आ गया? 5। तो बचा क्या? ए और डी। 6 9 और 6, 9 में से 6 घटा कितना आया? 3। डिफरेंस पूछ रहा था ना ए और डी के बीच का। आ गया आंसर? है कहीं टफ? बताइए, क्लियर हुआ? यस सर। यस तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग, यही हो रहा है कि अगर हम इसको जोड़ेंगे, सी और एफ को जोड़ने पर 12 आए, तो ऐसी कौन सी संख्या इन दोनों में से ले सकते हैं कि यूनिट डिजिट में 2 आए? तो हमने ले लिया, तो 7 5 ले सकते हैं या तो 8 4 ले सकते हैं। तो और अगला संख्या क्या होनी चाहिए? b प्लस 2 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर 1 हासिल आया है तो वो उसमें जुड़ जाएगा, 2 ऑलरेडी है ही है। तो b में ऐसा क्या जोड़ेंगे, 3 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 10 हो? तो केवल बचा 7, तो b 7 आ गया। तो इसका मतलब इन दोनों पेयरों में हमने 8 4 ही लेना था पहले, ठीक है। अब अगला संख्या हो गया 3, इसका जो एक हासिल आया 1 प्लस ई जोड़ने पर 9 आए, तो ई बराबर 5 आ गया। तो बचा ए और डी। ए और डी जोड़ने पर 15 आए। इसके दो ऑप्शन थे, 8 और 7, 9 और 6। 8 7 पहले ही ले चुके हैं, तो बचा क्या? 9 6। तो 9 में से 6 घटाया तो कितना आया? डी और ए का डिफरेंस पूछा है, 3 आ गया। क्लियर? बोलिए भाई, यस सर। सबको क्लियर हुआ? ऐसे ही बुद्धि दौड़ाएंगे। देखिए यूपीएससी का ये हम लोग 6 7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, तो हमारा जो हो गया ये आया। चलिए, ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। S1 और S2 जो है दिया है कि 51, एक किताब है जिसमें 51 पन्ने हैं। कितने पेजेस हैं? 51 पेजेस। एक पेज में 2 से ज्यादा फिगर नहीं हो सकते हैं, तो मैक्सिमम कितना फिगर हो सकता है?
51 गुणे 2 102 और कम से कम एक फिगर होने चाहिए, तो मिनिमम कितना फिगर हो सकता है? हर पेज में कम से कम एक फिगर हो, लेकिन 2 से ज्यादा ना हो। तो जब हर पेज में एक तो होगा ही होगा, तो कम से कम टोटल 51 पेज में कितने फिगर होंगे? 51। और 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है किसी भी पेज में, तो मैक्सिमम 102 होने चाहिए। इन्हीं दो का रेंज है कि नहीं? किताब में इतने फिगर होने चाहिए। तो पूछ रहा है आर देयर मोर देन 100 फिगर्स इन दैट बुक? क्या इन दोनों स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि किताब में 100 फिगर से ज्यादा हैं? ये दोनों स्टेटमेंट हमें क्या दे रहे हैं? रेंज दे रहे हैं या एग्जैक्ट संख्या दे रहे हैं? रेंज दे रहे हैं। रेंज दे रहे हैं 51 से लेकर 102। तो क्या इन दोनों स्टेटमेंट से हमें ये पता चल रहा है कि हमारे किताब में 100 से ज्यादा फिगर है? नहीं, वो 99 भी हो सकता है, वो 95 भी हो सकता है, वो 101 भी हो सकता है, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है इन दोनों स्टेटमेंट के आधार पर, है कि नहीं? तो ऑप्शन देखिए, S1 और S2 सफिशिएंट है आंसर करने के लिए। क्या S1 S2 दोनों मिलकर इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं? बोलिए, क्या इन दोनों स्टेटमेंट से इस प्रश्न का आंसर आ रहा है? आर देयर मोर देन 100 फिगर्स इन दैट बुक? बोलिए, वो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या इससे 100 फिगर से ज्यादा? ना ये बता पा रहे हैं कि नहीं है, और ना ही ये बता पा रहा है। ये दोनों स्टेटमेंट तो बोल रहे हैं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बोल रहे हैं कि नहीं? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर हाँ या नहीं में इन दोनों स्टेटमेंट की सहायता से आपको मिल रहा है। बताइए, नो सर। ये क्या कह रहा है? मैक्सिमम 102। ये क्या कह रहा है? मिनिमम 51। अब बताइए, इन दोनों की सहायता से हम आपसे पूछे क्या इस किताब में 100 से ज्यादा फिगर थे, तो आप हाँ या नहीं में बता सकते हैं। आपको दो ही डाटा पता है, मैक्सिमम 102 हो सकता है और मिनिमम 51। अब आपसे हम पूछ, खुद बताइएगा, तो उस किताब में 100 से ज्यादा फिगर हैं क्या? तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पता नहीं। पता नहीं। पता नहीं। नहीं बोलोगे तो यहाँ पर बोथ S1 S2 सफिशिएंट नहीं है आंसर करने। S1 एलोन, S1 अकेले सफिशिएंट है? बिल्कुल नहीं है। S1 S2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। यही ऐसा ही है, दोनों मिलकर भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी, वही दिया है। तो हमें देयर आर नॉट ये मैक्सिमम दे दिया, तो हमारा अगर दोनों को जोड़ दें तो हमें है कि जो टोटल नंबर ऑफ फिगर्स हैं वो 51 से 102 के बीच में है। कंफर्म नहीं मिल पा रहा है कि मोर देन 100 है या लेस देन 100 है, हमें कुछ भी नहीं पता। 99 तो दोनों ही आंसर। ठीक है, क्लियर? ये सवाल एवरेज का है। एवरेज आप लोग को आता है? किसी को एवरेज क्या होता है? अगर एक बच्चे ने 15 मार्क्स पाए, दूसरे बच्चे ने 17 मार्क्स पाए, तीसरे बच्चे ने 18 मार्क्स पाए, चौथे बच्चे ने 19 मार्क्स पाए, इनका एवरेज कैसे आएगा? तो जोड़ के 4 से डिवाइड कर जोड़ देंगे वो और जोड़ फिर के भाग 4 19 से भाग दे दी, 9 4 से भाग दे। कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4, तो उनके नंबर को जोड़ के उनकी संख्या से ये तो क्या आ जाएगा? एवरेज। तो अगर हम एवरेज में संख्या को गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल नंबर आएगा कि नहीं? यस सर। तो एवरेज बराबर हमेशा होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, ऑल द नंबर्स बटे टोटल नंबर्स ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन, ये होता है। तो अगर सारी संख्याओं का जोड़ निकालना है, संख्याओं का गुणा कर दो, और अगर तो इसी तरह से हम सवाल की कोशिश करेंगे। तो देखिए, गर्ल्स का एवरेज मार्क्स कितना है? 9 इंग्लिश में। बॉयज का एवरेज मार्क्स कितना है? 8 इंग्लिश में।
तो ओवरऑल एवरेज मार्क्स 8.8 है। तो बात बताइए, जरा आप बताइए, देखते हैं। लड़कियों मार्क्स 9 है और लड़कों का एवरेज मार्क्स 8 है, और मार्क्स जो है एवरेज मार्क्स टोटल सबका मिलाकर 8.8 है। तो ये किधर की तरफ झुकता है कि 8 के पास है? 9 के पास। 9 के पास है। 8.8 तो 9 से पास होता। इसका मतलब 9 किसका एवरेज मार्क था? लड़कियों का। इसका मतलब लड़कियों की संख्या ज्यादा थी तभी अपनी तरफ खींच गई। उनको ही तो मिला था, उन्होंने अपने तरफ खींच लिया। रस्सा कसी होती है, समझ लो बीच में था, इधर खींच गया तो इसके पास है एवरेज। इनकी संख्या ज्यादा है तो इनकी संख्या ज्यादा। ठीक, हम केवल समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में देखो, इस ऑप्शन के हिसाब से लड़कियों की संख्या ज्यादा है, तो ये Yes, बताइए sir. कि एवरेज मार्क्स आना चाहिए वो किसके पास आना? लड़कियों के पास। लड़कियों के पास वाली संख्या कौन सी है इसमें से? 7.8। हो गया सवाल, हो गया इसी से। लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो सोल्यूशन क्या है? मान लिया लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या जी है, तो टोटल मार्क्स जो लड़कियों ने पाया कितना होगा? उनका एवरेज मार्क 9 है, उनमें उनकी संख्या का गुणा कर देंगे तो उनका टोटल मार्क्स आ जाएगा 9 जी। अभी आप लोग को दिखाया था मैंने कि टोटल मार्क्स अगर 4 बच्चे हैं, उनका टोटल मार्क्स निकालना है, जितना भी एवरेज है उनमें उसकी संख्या का गुणा कर दो, टोटल मार्क्स आ जाएगा कि नहीं? बोलिए। तो लड़कियों की संख्या जी है और उनका एवरेज मार्क्स है, तो उनका लड़कियों का टोटल मार्क्स इंग्लिश में कितना हो गया? 9 जी। उसी तरह लड़कों का इंग्लिश में टोटल मार्क्स कितना हो गया? 8 बी। तो टोटल मार्क्स जो दोनों का हो गया मिला दो तो कितना आ जाएगा? 9 जी प्लस 8 बी। होगा कि नहीं? और ये हो गया तुम्हारा 9 जी प्लस 8 बी। ठीक, और अगर ये ही टोटल मार्क्स किसके बराबर होगा? उनका ओवरऑल एवरेज मार्क्स इनटू उनकी टोटल संख्या। देखिए यहां पर मान लीजिए लड़कियों का इंग्लिश में टोटल मार्क्स 9 जी और लड़कों का इंग्लिश में टोटल मार्क्स 9 बी। ये हो गया उनका लड़के लड़की दोनों का मिला के अंग्रेजी में टोटल मार्क्स। लड़के लड़कियों की दोनों की संख्या कितनी है टोटल? लड़कियों की संख्या में लड़कों की संख्या जोड़ लो तो दोनों का एवरेज मार्क्स आ जाएगा कि नहीं अंग्रेजी में? ओवरऑल एवरेज मार्क्स जो कि 8.8 है। बताइए, लड़कियों का अंग्रेजी में टोटल मार्क्स 9 जी, लड़कों का अंग्रेजी में टोटल मार्क्स 9, दोनों को जोड़ दोगे तो लड़की और लड़कों दोनों का टोटल मार्क्स अंग्रेजी में आ जाएगा। इनके टोटल मार्क्स में लड़की और लड़कों दोनों की संख्या का भाग दे दोगे तो एवरेज मार्क आ जाएगा नहीं दोनों का मिला के ओवरऑल। तो ये आ गया 8.8। अब ये इधर गुणा होगा तो यही इक्वेशन आएगी कि नहीं? 9g प्लस 8b बराबर g प्लस b इंटू 8.8। अब इसको कुछ नहीं खोलना है, ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। तो 8.8 का गुणा इससे हुआ, 8.8 का गुणा उससे हुआ। अब लड़कियों को एक तरफ, लड़कों को एक तरफ कर लो तो लड़कियां इधर आ गई। 9g में से 8.8g गया और 8.8b में से 8b गया, तो आ गया हमारा 2g बराबर 0.8b। अब पॉइंट पॉइंट काट लो। अब हम ऐसे कर लो, 2 को उधर लेते जाओ तो क्या आ गया? पॉइंट पॉइंट हटा दो, 2 से 8 का भाग दो तो 4 आएगा कि नहीं? कि गर्ल की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या का 4 गुना। ठीक है, इससे हमें ये मिला। अब इसका इस्तेमाल करके हम इस x की वैल्यू निकाल लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, बोलिए, बताइए। आपको क्या कुछ करना वरना नहीं होता है इसमें कुछ केवल ये करना था, हमको ओवरऑल एवरेज मार्क्स निकालने के लिए हमें ये करना था कि जो टोटल मार्क्स है लड़कियों का, टोटल मार्क्स है लड़कों का अंग्रेजी में, उनको जोड़ देना था, उनकी टोटल संख्या से भाग दे देना था, ये आ जाता। फिर हम इधर उधर करके इसी इक्वेशन को ऐसे लिख लिए।
तो इसको सॉल्व करके गर्ल्स और बॉयज की संख्या का अनुपात लेते आए। अब बताइए, हिंदी में टोटल एवरेज मार्क्स चाहिए निकालना है, तो पहले क्या, लड़कियां हिंदी में टोटल कितना मार्क्स पाई हैं, कैसे निकलेगा, उनका एवरेज मार्क्स गुणे लड़कियों की संख्या। तो 8 इंटू लड़कों का कुल मार्क्स हिंदी में कितना आएगा, एवरेज गुणे लड़कों की संख्या, ये हो गया टोटल मार्क्स हिंदी में, हो गया। अब इसमें अगर हम भाग दे दे टोटल लड़के और लड़कियों की संख्या का, तो हमें ये एवरेज मार्क्स एक्स पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा, बताइए। टोटल लड़कियों का पता है, टोटल मार्क्स लड़कों का पता है, इस दोनों को जोड़ दो तो सब दोनों का टोटल मार्क्स पता चल गया, उसमें इन दोनों की टोटल संख्या से भाग दे तो एवरेज पता चल गया। यही तो होता है एवरेज। चलिए करते हैं। तो 8g प्लस 7b बराबर बटे g प्लस b, इसको नीचे भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों इक्वेशन सेम है। अब देखिएगा, अब गर्ल्स बराबर कितने बॉयज हैं, तो जहां जहां g है वहां वहां 4b लिख सकते हैं, g बराबर 4b लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। तो यहां पर g की जगह हमने लिखा 8 इंटू 4b, b यहाँ पे g की जगह 4b लिखिए और b को वैसे ही रहने दिया, x को ऐसे, ठीक। 8 इंटू 4b कितना भी हुआ 32b, प्लस 7 इंटू b कितना हुआ 7b, 4b, 4 गाय में एक गाय जोड़ो कितनी गाय आएगी 5 गाय, 5b और इंटू x, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लिए, ये आया 39b, इधर आया 5b, और 39b से 5b को भाग दिए, 39b अपॉन 5b, b से b कट गया, 5 से 39 काटो कितना आएगा 5 7 35, बचा कितना 4, पॉइंट लगाओ, आ गया 7.8 x की वैल्यू। ऐसे ही तुम लोग को ऑब्जर्वेशन से 7.8 आंसर आएगा, क्योंकि लड़कियों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए अंग्रेजी वाला जो एवरेज मार्क्स आया था वो लड़कियों के एवरेज मार्क्स के बराबर था। उसी तरह हिंदी के पास था, इसी तरह हिंदी वाला जो एवरेज मार्क्स आएगा लड़कियों की संख्या के पास आएगा, और वो 7.8 ही था, चाहे इधर से निकाल लेते, ये चेक करा दिए कि ऐसे ही निकला है, ठीक है। देखिए, हमेशा कोई भी चीज निकालना है, जैसे एवरेज भार निकालना है, तो कुल भार बटे लोगों की संख्या, इस तरह से होता है। एवरेज मार्क्स निकालना है तो कुल मार्क्स बटे विद्यार्थियों की संख्या, यही फॉर्मूला होता है और कुछ नहीं होता, ठीक। क्लियर हुआ ये? इसमें कुछ क्लियर हुआ? देखिए, थोड़ा सा टिपिकल नहीं है, टिपिकल तो आपको लग रहा है, क्योंकि आप थोड़ा सा तो इतना हल्का फुल्का पड़ेगा, आप इतना लेवल पे जा रहे हैं, एवरेज मार्क्स कैसे निकला है, ये 10 तक की बुद्धि है, उससे ऊपर की है क्या? एवरेज कितने तक में है बताइए? इंटर में है एवरेज कि 10 तक में? इन सब चीजों को अगर आप भारी बना लेंगे फिर दिक्कत होगा, ठीक है। ये वाला सवाल कराएं कि इतने में ही वो हो गया, सैचुरेशन आ गया, क्योंकि उसमें थोड़ा सोचना। बोलिए, करा दे। उसमें और मजेदार है, कितनी सवाल हम लोग किए, एक किए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सवाल, 11 सवाल हम लोग यूपीएससी का कर लिए। सोचो 11 में कोई ऐसा लगा जो बहुत टिपिकल हो, ऐसा कुछ? ये एक ही साल के सवाल है, ऐसा नहीं कि अलग अलग सवाल। चलिए, ये और मजेदार है, संबंध है। चलिए बताइए, फैमिली है, आप हमको बताइएगा इसमें आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, देखते हैं आपका लॉजिक। ये तो इसमें कहीं दिमाग, केवल नॉर्मल दिमाग। एक फैमिली है 2 जनरेशन की, जिसमें 6 लोग हैं, P Q R S T और U, जिसमें से 3 आदमी है 3 औरत है, 2 मैरिड कपल्स हैं, 2 अनमैरिड लोग हैं, भाई बहन जो भी है। U P की डॉटर है, लड़की है। Q जो है R की सास है, मदर इन लॉ है,
टी अनमैरिड मेल है, एस मेल है। अब आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली बताइए, बताइए। इसमें से हमें ये देखना है कि कौन सा सही है। अब आप बताइए कि इसमें से आपको इंफॉर्मेशन डाल के कैसे लिखोगे। पहली इंफॉर्मेशन क्या मिल रही, बताइए। सब पजल, अरे उसमें लिखा हुआ है वही बताना है, हम थोड़ी कुछ बताया पूछ रहे हैं। अपने सोचना क्या है बताओ, क्या इंफॉर्मेशन मिल यूपी रही की है? डॉटर है। हाँ वो तो मिली शुरुआत में, हाँ ये मिला एक, और क्या मिला? QR की सास है। सीधा सीधा वाला, और Q और Q जो है सर वो दोनों ही फीमेल है। यू और क्यू फीमेल है, गुड। और भी तो है खबर इसमें। T unmarried, टी अनमैरिड मेल है, S एस male, भी मेल है, तो तीन मेल तो मिल गए आपको, तीसरा मेल ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और जो है, और क्या मिल रहा है खबर इसमें? sir कितने R लोग 15, शादीशुदा हैं? कितने लोग शादीशुदा हैं? फीमेल फीमेल 3 मिल गए। फीमेल 3, मेल 3। शादीशुदा लोग कितने हैं, उनकी संख्या 6 में से कितने लोग शादीशुदा हैं? 4। 4। और कितने लोग अनमैरिड है? 2। 2। अब ये जो 6 लोग हैं कितने जनरेशन को बिलोंग करते हैं, 2 या 3? 2। 2 ही जनरेशन है, 3 भी नहीं है। तो ये सब इंफॉर्मेशन मिल रही है, चलिए करते हैं। पहली इंफॉर्मेशन मिली 2 जनरेशन, फिर मिली टोटल मेंबर्स 6 हैं, मेल 3 है, फीमेल 3 है, मैरिड पीपल 4 है, अनमैरिड पीपल 2 है, यू जो है वो डॉटर है पी की, और क्यू जो है वो सास है आर की, और टी जो है वो अनमैरिड एंड मेल है, एस जो है वो मेल है। अब इसी से हम इन्फर करेंगे। तो पहला हम डायरेक्ट, टी अनमैरिड है, टी मेल है, तो टी 2 क्लास में आ गया, अनमैरिड वाले में भी और मेल वाले में भी, और एस मेल है, ये एकदम डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। अब हम कुछ और इंफॉर्मेशन को निकालते हैं, जैसे कि यू जो है वो पी की डॉटर है, तो यू फीमेल है, और ये कौन से जनरेशन की है, दूसरे जनरेशन की है, क्योंकि पहले पी क्या हो गया, पहले जनरेशन का है कि नहीं, तभी तो वो डॉटर है, 2 ही जनरेशन है, पिता पुत्र पुत्र वाली। तो पी किस जनरेशन का चला गया, पी जो है पहले जनरेशन में चला गया, और पी मैरिड है, ये भी पता चल गया कि तभी तो डॉटर पैदा हुई। बोल, ये 3 चीज पता चली इस इंफॉर्मेशन से। यू जो है वो पी की डॉटर है, तो यू फीमेल हो गई, यू दूसरे जनरेशन की हो गई, बच्चे वाले जनरेशन की, पी पापा वाले जनरेशन के, पहले जनरेशन के हो गए, और पी मैरिड है। अभी हमें आदमी है कि औरत है, ठीक है, क्लियर, इतना पता चला इस इंफॉर्मेशन से। अब देखिए, क्यू जो है वो आर की सास है, तो क्यू फीमेल हो गई, और क्यू जो है सेकेंड जनरेशन में, सॉरी क्यू फर्स्ट जनरेशन में चली गई, क्योंकि सास है ना, तो कि क्यू किस जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में। और इसका मतलब आर शादीशुदा है, तभी तो सास होंगी, कि बिना शादीशुदा के सास होगी, बोलो। आर जो है वो क्या है, शादीशुदा है, बोलिए। आर जो है शादीशुदा है, और उसकी सास फर्स्ट जनरेशन की है, तो आर कौन सी जनरेशन का होगा, तो गलत से लिखिए, सेकेंड जनरेशन का होगा कि नहीं होगा? आर जो है कौन से जनरेशन का होगा, सेकेंड जनरेशन का। आर मैरिड है, क्यू फीमेल है, और फर्स्ट जनरेशन की है, आर सेकेंड जनरेशन का, जो भी है मेल है, जो भी है मैरिड है, तो इसका जो कपल होगा, साथी होगा, वो पहले जनरेशन का होगा, और क्यू का जो साथी होगा, जो जो इसका जनरेशन साथी होगा, वो बच्चे वाले जनरेशन का होगा, दूसरी जनरेशन का, और साथी होगा वो पहली जनरेशन का। और क्यू महिला है तो उसका साथी आदमी ही होगा। तो पी और क्यू हस्बैंड वाइफ दिख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि टोटल 4 ही लोग हैं शादी, एक पहली जनरेशन के हो गए, एक दूसरी जनरेशन के हो गए, क्योंकि आर दूसरी जनरेशन का हो गया, क्यू और पी दोनों ही पहली जनरेशन के, तो आपस में क्या हो गए, नहीं। और क्यू महिला है तो पी क्या हो गया, आदमी निकला कि नहीं, बोलिए।
समझ में आया इतना या नहीं? फिर से समझो, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा वो कर दूं, नहीं तो ये सेकेंड फर्स्ट में गड़बड़ हो। एक मिनट, ये फर्स्ट जनरेशन की हो गई और जो है, और तुम्हारा जो है ये सेकेंड जनरेशन के हो गए। हाँ, R is married and belongs to second generation. P and Q is couple of first generation. चलो, और कहीं गड़बड़ नहीं, इसी से कंफ्यूजन हो रहा है तुम लोग को। चलो देखो, यहाँ वाला, ये वाला क्लियर था, पहला वाला, या नहीं क्लियर था? बताइए। यू Yes. जो है, इसमें क्लियर था आप लोग को? यू जो है पी की अच्छा। डॉटर है, तो यू महिला हो गई, यू सेकेंड जनरेशन, पी जो है पापा या मम्मी जो भी हैं तो पहले जनरेशन के हो गए, पी पापा मम्मी जो भी हैं मैरिड हैं, तभी तो बच्ची पैदा हुई। ये तीन चीजें यहाँ से। अब देखिए, क्यू जो है वो आर की सास है, तो इससे एकदम क्लियर हो गया कि क्यू फीमेल है, और आर की सास होने की वजह से ये पहले वाले जनरेशन की होगी कि नहीं, और आर दूसरे जनरेशन के होंगे, तभी तो क्यू पहले जनरेशन की है और फीमेल, और आर की सास है। आर इसका मतलब दूसरे जनरेशन का है, शादीशुदा है, लड़का लड़की भी मेरे को पता नहीं है, तो आर जो है दूसरे जनरेशन का है, और क्यू जो है पहले जनरेशन की लेडीज है, और ये पी जो है पहले जनरेशन का है, शादीशुदा है, तो इसका मतलब ये आदमी ही होगा, तभी इसकी शादी होगी इससे। तो पी क्या निकल गया? आदमी निकला कि नहीं? बोलिए। क्योंकि टोटल कुल 4 ही शादीशुदा लोग हैं। आर अगर दूसरे जनरेशन का शादीशुदा इंसान निकला, के जनरेशन का एक और होगा, ये 2 लोग मिल गए पहले जनरेशन के, तो ये जो एक महिला मिली, तो दूसरा वाला जो था वो क्या मिलेगा? होगा आदमी तो होगा। बोलिए, कॉमन सेंस दिख रहा है ये बात? अगर क्यू महिला है और पी, ये दोनों ही मैरिड हैं, और पहले जनरेशन में केवल 2 ही लोग मैरिड हैं, आपस में मैरिड शादी हुई है, तो एक महिला है तो दूसरा आदमी होगा या नहीं होगा? बोलो भाई तुम लोग। Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये क्लियर हो गया। तो ये पी, हमको 3 मेल मिल गए, टी, एस और पी। अब कोई मेल होगा, इसका मतलब आर क्या हो गई? Female. फीमेल। मेल हो गई। क्यू पहले से फीमेल है, यू पहले से, यू जो है और तुम्हारा क्या नाम है, और आर मैरिड है, टी मैरिड नहीं है, पी की शादी पहले ही हो चुकी, तो आर की शादी किससे हुई होगी? बताओ। एस से। टी अनमैरिड है, पी की शादी क्यू से हुई है, आर जो है लड़की है, शादी हुई है, तो किससे बचा? कौन बचा? ऐसी तो बचा। Yes. तो आर की शादी किससे हुई है? एस से। तो देखिए यहाँ पर ये जो जनरेशन 1 जनरेशन 2, तो पहला हमने देखा तो जनरेशन 2 में तुरंत चली गई। टी अनमैरिड है तो पक्का जनरेशन 2 में होगा, ठीक है, अभी लड़का ही है। और जो है आर जो है, आर की सास है, तो आर मतलब का बंदा है, तभी उसकी सास पहले जनरेशन वाली है। अभी एस का हमें पता नहीं। फिर पहले जनरेशन में हमको पी मिल गए, क्योंकि पी के जो लड़की है, और क्यू भी पहले जनरेशन की मिल गए, क्योंकि उनका एक कोई दामाद या जो भी है, बहू है, ठीक है, आर, ठीक, इसलिए 2 लोग हो गया। मेल हमने कैसे ढूंढा? एस टी पहले से ही पता था, यू क्यू पहले से पता था। अब क्यू की शादी चूंकि पी से हुई, क्यू लड़की थी, तो पी आदमी निकल गए, पी में आर अपने आप फीमेल हो गई। अब आर फीमेल है, आर मैरिड में भी है, क्योंकि हमने यहां से देखा था आर मैरिड में है, क्यू भी मैरिड में है, ठीक, पी भी मैरिड में है, ठीक, और आपका जो है आर यू हमको पता नहीं कि मैरिड है कि नहीं है, मैरिड है कि नहीं है, लेकिन आर लड़की की शादी लड़की से तो होगी नहीं, है ना, तो पर बचा कौन? और टी बताया है कि वो अनमैरिड है, तो आर की शादी किससे होगी? बचा ऐसी तो, है ना, तो एस किस में आ गया? मैरिड में। और फिर किससे शादी? एस और आर की। क्लियर हुआ? Yes, बोलो। sir. Yes, sir.
थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन थोड़ा हल्का फुल्का दिमाग लगाना था, पर मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये हम लोगों को 12 सवाल करा दिए। हम ये पूरा 2020 के जितने भी सवाल आए हैं सब करा देंगे। बनाए तो और भी थे, लेकिन इतने में ही हो गया। इसके आगे भी करा दे, है हिम्मत तुम लोगों में? बहुत सरल है, बोलो। यस सर। तो एक खास साल में 12 जनवरी संडे है, तो इसमें दिखाना है कौन सा सही है। बहुत सरल, हम टेबल बना दिए हैं। तो 12 जनवरी जो है वो क्या है? संडे है। तो कौन सा सही है? 15 जुलाई संडे होगा अगर लीप ईयर है, 15 जुलाई संडे होगा अगर लीप ईयर नहीं है, 12 जुलाई संडे होगा अगर लीप ईयर है, 12 जुलाई संडे नहीं होगा अगर लीप ईयर। तो 15 जुलाई लीप ईयर, 15 जुलाई नॉन लीप ईयर और 12 जुलाई लीप ईयर, तीन ही हमको कॉलम बनाने हैं। 12 जनवरी में कितने महीने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। 12 में हट गया तो कितने बचे दिन? 19। बोलिए। और अगर लीप ईयर वाला साल है तो फरवरी कितने दिन की हुई? बाकी सब तो मार्च 31, अप्रैल 30, जून 30, जुलाई में कहां तक जाना था? पहले ऑप्शन के हिसाब से 15 जुलाई तक जाना था। अब सबको जोड़ दो, कितने दिन हुए टोटल? 150। अब इसको 7 से भाग दे दो, शेष कितना आया? 3। संडे था तो 15 जुलाई को क्या होना चाहिए था? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। क्या होना चाहिए था? वेडनेसडे। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है? संडे। तो ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? आपको कभी भी किसी का भी निकालना है इस तरह, तो दोनों के बीच के दिनों की अंतर और फिर उसको 7 से भाग दीजिए। जितना रिमाइंडर आए, जितना शेष आए, जो दिन शुरुआत में था उतने दिन जोड़ दीजिए, वो दिन आते हैं। तो यहाँ पर हमने 12 जनवरी से लेके 15 जुलाई के बीच के दिनों की 185 दिन, उसको 7 से भाग दिया, शेष आया 3। इसका मतलब उस दिन क्या होगा? 15 जुलाई के दिन संडे में 3 जोड़ो, कौन सा डे आता है? वेडनेसडे। क्लियर? तो नहीं होगा ना आंसर? पूछ रहा था कौन सा करेक्ट है, ये बोल रहा है संडे। संडे कहाँ है? वेडनेसडे है ना। अब नॉन लीप ईयर में क्या होगा? एक दिन घट जाएगा। बताइए कितने की होगी? नॉन लीप ईयर में कितने की होती? फरवरी 28 दिन। तो 28 दिन होगा, तो यहाँ पे 185 के दिन कितना दिन हो जाएगा? तो शेष कितना आएगा? 2। तो दिन होना चाहिए मंगलवार, लिख रहा है संडे, ये भी गलत हो गया। अब कह रहा है कि लीप ईयर और 12 जुलाई, मतलब ये वाला कॉलम टाइप। तो 15 जुलाई में 12 जुलाई आने के लिए कितने दिन कम करने होंगे? 3। तो यहाँ 185 आया था, यहाँ कितना आ जाएगा? 182। अब 7 से भाग दो, शेष आ रहा है 0। इसका मतलब इस दिन भी संडे था और इस दिन भी संडे है। तो 12 जुलाई संडे है। सही आ गया कि नहीं? बोलिए। 12 जुलाई संडे है अगर ये एक लीप ईयर है। तो कुछ करे नहीं है, बस दिनों की संख्या को जोड़ दी है, 7 से भाग दे। ठीक है, बोलिए। यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। बाकी लोग को आसान सवाल है कि नहीं? ये वाला भी एक कर लो, छोटा सा है, खत्म करें, नहीं तो फिर बचा रह जाएगा। इसको कर लो बस। देखो कह रहा है, बहुत सरल है कि R इज ग्रेटर देन P। R जो है P से बड़ा है और R S से, R Q से भी बड़ा है और S सबसे बड़ा नहीं है। S इज नॉट लार्ज। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? तो चार ही संख्या ही है, P Q R S। R P से भी बड़ा है, R Q से भी बड़ा, और S सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? आर। R हो गया। इजी। तो पूछ रहा है कि क्या हो रहा है। तो एक बात बताइए, क्या केवल इस स्टेटमेंट से हमें इसका आंसर मिल रहा है कि दोनों मिलाने से मिल रहा है? मिलाने। R P से बड़ा है दोनों मिलाने और से। R Q से बड़ा है। क्या इससे पता चल रहा है इसमें क्या संबंध है? नहीं।
तो पता नहीं चल रहा ना कि आर सबसे बड़ा है। उसी तरह एस जो है सबसे बड़ा नहीं है, इससे हमें पता चल सबसे बड़ा है, ये भी पता नहीं चल रहा है। तो दोनों को मिलाने से ही तो पता चल रहा है ना। बताइए, तो क्या एस अकेले आंसर उत्तर देने के लिए सक्षम है? No. नो। क्या S2 दूसरा स्टेटमेंट अकेले इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है? नहीं। No. S1 और S2 साथ में मिलकर आंसर देने के लिए सक्षम है। ना S1 अकेले सक्षम है, ना S2 अकेले सक्षम। बताइए, Yes, sir. ये आंसर हो गया आपका। तो दोनों मिलकर ही आंसर देने में सक्षम है। ठीक है, तो दोनों मिलकर ही बता पाएंगे कि आर जो है वो सबसे बड़ा है, अकेले पता नहीं चलता। क्लियर? तो हम लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चन कर लिए। अभी बताइए, पूरे प्रश्नों में ऐसा कुछ लगा कि आपको बहुत भारी भरकम मैथ्स की जरूरत है? कॉमन सेंस है कि नहीं? पजल करिए और निकालिए। तो क्या सी सेट बहुत कठिन लगा आपको? नहीं भाई, मेन मेरा मकसद यही है कि आप है कि सी सेट कठिन नहीं है। ठीक है, तो सी सेट उतना कठिन नहीं है, ये जो है